हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट चैप्टर। एनसीईआरटी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 15, संविधान का निर्माण। तो इसका एक पार्ट हम लोग कल देख चुके हैं। आज हमें इसका सेकंड पार्ट देखना है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक आपका रह गया था। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री समाप्त है, एंड है इसका आज की वीडियो में। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम लोग पॉलिटी उठाएंगे। और कोई सब्जेक्ट भी आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पढ़ाना है पहले, है ना। क्योंकि देखिए भूगोल आपका हो चुका है, साइंस आपका हो चुका है ना, और ये इतिहास आपका निकल चुका है। अब तीनों सब्जेक्ट निकल गए तो बचा क्या, पॉलिटी ही तो आएगा। अब इसके अलावा तो कोई और आएगा नहीं। कहाँ तक हो गया था ये आपका, अधिकारों का निर्धारण, पृथक निर्वाचन की समझ से सारे टॉपिक हो चुके थे, ये निकल चुका था इतना। पॉइंट नंबर 4 से हम लोगों को देखना था इधर से राज्य की शक्तियाँ। चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा रह गया, कुछ ज़्यादा है नहीं, जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे। 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। बिल्कुल पता भी तो होनी चाहिए कि राज्य सरकार को क्या शक्तियां दे दी जाएं और केंद्र सरकार को क्या शक्तियां दी जाएं। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है। पहले तो लग रहा था विभाजन नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन क्या है, विभाजन तो अब हकीकत बन चुका है 1947 में। एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानि होगी। मतलब जो केंद्र है उसमें शक्तियां जो है मजबूत होनी चाहिए। अगर कमजोर शक्तियां रहीं, अगर दुर्बल रहीं तो क्या चीज़ होगी कि देश की व्यवस्था के लिए हानिकारक होगी। क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में है। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें केंद्र को ही शक्तियां देनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए आप फैमिली में रहते हैं, ठीक है, एक घर में एक पिता के 4 बेटे हैं, है ना, 4 बेटे हैं। अब चारों बेटों के पास अब उनकी ही चलती हो, चारों बेटों की, या फिर उनकी ही पास पूरी शक्तियां हो घर की, या फिर पूरे जिम्मेदारी और जो है फैसले लेना हो वो पूरी लड़कों के पास है, बेटों के पास है। तो क्या घर चल पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अलग अलग होना चाहेंगे। यही होगा ना, क्योंकि उनके पास अपनी, सबके पास शक्तियां हैं। अगर इनकी डोर अगर पिता के हाथ में है, फैसले पूरे पिता लेता हो, तो फिर क्या होगा कि घर जो है बंधा रहेगा। आ रही बात समझ में? तो वही स्थिति यहाँ पे थी केंद्र और राज्यों के बीच। अगर मान लीजिए राज्यों को हम कुछ ऐसी शक्तियां दे देते हैं जिससे उनके पास ये शक्ति आ जाए कि वो अलग होना चाहे, तो फिर क्या होगा, देश खंडित होगा। इसलिए जो मजबूत शक्तियां हैं वो केंद्र को दी जाती हैं। अभी स्थिति है कि राज्य अपने हर फैसले ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केंद्र में मजबूती है। राज्य जो है इतना नहीं फैसला कर सकता कि वो टूट के अलग हो जाए भारत से। तो वही चीज थी कि देखिए इधर से क्या होगा, एक दुर्बल केंद्र। इधर पे देखिए अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, ये चीज बोली जवाहरलाल, संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी। अगर दुर्बल व्यवस्था रही तो हानिकारक रहेगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में है, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। अगर स्थिति कमजोर रही तो अंतर्राष्ट्रीय तो हम हो नहीं पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग देखिए, संविधान के मसविंदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब सूचियां देखिए, केंद्रीय सूची में क्या होता है कि जो जिस पर केंद्र कानून बना सके उसमें होती है। केंद्रीय सूची में वो चीजें लिखी हुई होती हैं। राज्य सूची में जिस पर खुलकर राज्य अपना कानून बना सके उसमें राज्य की सूची होती है। और जो समवर्ती सूची में दोनों वाला सिस्टम होता है। देखिए इधर पे पहली सूची में केवल वो विषय होते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं,
जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी से ही होते हैं, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया है। ज्यादा शक्तियां केंद्र को दी गई हैं ताकि राज्य अलग ना हो सके। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज्यादा विषय रखे गए हैं। इसमें क्या है कि देखिए, इसमें क्या है कि एक तो आपके पास केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में तो केंद्र सूची में जो विषय है उसमें तो केंद्र कानून बनाएगा, ठीक। और फिर मतलब उसमें ज्यादा विषय डले हुए हैं। और जो राज्य सूची में विषय डले हुए हैं उसमें राज्य बना लेगा। लेकिन जो समवर्ती सूची है उसमें भी वर्चस्व केंद्र का रहता है, यानी केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हो गई। आ रही बात समझ में कि इसमें क्या था कि दिखाने के लिए तो समवर्ती सूची बनाई गई, लेकिन समवर्ती सूची में भी केंद्र का वर्चस्व रहेगा। आगे देखिए, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया है। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बताया गया ना कि प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए प्रांतों की इच्छा सुनी ही नहीं जाती है। समवर्ती सूची में बहुत ज्यादा विषय रखे गए हैं। खनिज पदार्थ मतलब ठीक है, उनका रखा जाता है कि हाँ, इस राज्य में अगर काम हो रहा है तो राज्य की तुम्हें अनुमति चाहिए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया है। खनिज पदार्थ कहीं पे निकल आए तो इसमें देखिए, अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। फिर से समझिए कि अनुच्छेद 356 जो दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, गवर्नर की सिफारिश हुई। गवर्नर जो राज्य का गवर्नर है उसने सिफारिश दी केंद्र सरकार को कि राज्य सरकार के सारे अधिकार वो अपने हाथ में ले लेगी केंद्र। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ना राज्यों में, केंद्र के हाथों में ही तो शक्तियां चली जाती हैं सारी राष्ट्रपति शासन में। संविधान में देखिए इधर पे, संविधान में राजकोषीय संवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे देखिए, कौन सी कर, जैसे हम टैक्स देते हैं, कंपनी का कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, सीमा शुल्क देते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, इस प्रकार से सीमा शुल्क लगेंगे। तो देखिए, कुछ करों से होने वाली सारी आय केंद्र के पास रखी जाती है, जो कर हैं सारे केंद्र में जाते हैं, तथा कुछ मामलों में आय कर और आबकारी कर, ये कुछ कर जो है केंद्र में उधर पर राज्य में जाते हैं। में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई है। अधिकतर कर केंद्र में जाते हैं, कुछ कर राज्य में आते हैं, उसमें भी जो है राज्य में जो कर आते हैं उसमें भी केंद्र का हिस्सा रहता है। तथा अन्य मामलों से होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्य को सौंप दिया जाता है। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया जाता है। उदाहरण के लिए जमीन और संपत्ति कर ले सकते हैं, बिक्री कर ले सकते हैं, बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल सकते हैं। ये सब राज्य के लिए कर होते हैं। देखिए, केंद्र बिखर जाएगा। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनः वितरण जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूर हो जाएगा। राज्य संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी होगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात कही है। इसी के कारण फिर जो है राज्य को शक्तियां दी गई थी। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्य को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और राज्य भी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, है ना। आगे देखिए, जहां तक राज्यों का सवाल है, संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए जाएंगे। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजना कैसे चलाएंगे हम। मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकार देने से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता
यानी जो राज्य है उसके पास पैसा ही ना हो, उसको टैक्स ही ना मिलता हो और आके वो बोले कि मैं अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता। क्या होता है ऐसी शक्तियों का? मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, उन्हें सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात नहीं दे सकता। बेहतर होगा कि हम मतलब फिर अगर कोई उद्योग, अगर इंडस्ट्री है तो जाके उधर बोलना पड़े कि क्या करना पड़े कि हमें पैसा दे दीजिए। बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें। आ रही बात समझ में? और एकल व्यवस्था यानी यूनिटरी सिस्टम स्थापित करें। संतरम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित विवरण लागू किया गया तो हमारे भविष्य अंधकार में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। क्यों नहीं खड़े होंगे? ये तो दबाव हो गया ना राज्य के ऊपर कि राज्य खुद से कुछ कर नहीं पा रहा है, और जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा उस पर जो केंद्र सरकार चढ़नदार हो जाएगी कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, सड़कें बना नहीं पा रहे हैं, आपके राज्य में गड्ढे हो चुके हैं, आपके राज्य में शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, आपके राज्य में इंडस्ट्रियल क्षेत्र अच्छा नहीं है। क्यों बोलेगी सरकार ऐसा? केंद्र क्यों बोलेगा राज्य को? क्यों? क्योंकि जब राज्य के पास सुविधा नहीं होंगी, इसलिए कुछ जो है शक्तियां राज्य को टोटली दे दी गई। प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इसी तरह की आशंकाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। आगे देखिए, आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहती है। सुनिए, उधर बोला गया 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहिए। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए, केंद्र की शक्तियां कम करनी चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि ये एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेश आक्रमण से बचा सके। स्थिति ऐसी है ना कि मान लीजिए केंद्र जो है, केंद्र को पूरे हर राज्य की बागडोर संभालनी पड़े, तो जब वो केंद्र जो है राज्यों की बागडोर यानी अपने ही लोगों को संभाल रहा है बैठ के, तो बाहर क्या व्यवस्था करेगा, है ना? जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो कैसे बनाएगा? जो हिंसा चल रही है उसको कैसे संभालेगा? होता है जो फैमिली ही सपोर्ट ना करे तो इंसान क्या कर लेगा? यानी हमारे ही राज्य हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो केंद्र क्या कर लेगा? वो चीज हो जाती है इधर पे। चले देखिए आगे। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी सहायता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की। कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है वहां दखलंदाजी नहीं की जाएगी। बंटवारे को देखने के बाद ज्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक भी केंद्र के संरचना के साथ पहले जैसी राजनीतिक दबाव नहीं बचे हुए। औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। उस जमाने में हुई घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा था। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। आगे देखिए, राष्ट्र की भाषा क्या होनी चाहिए, इस चीज को देखिए। इस पर बहसें हुई। जब एक देश के विभिन्न भागों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हों, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है? ये समस्या थी। कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं? अभी साउथ में चले जाइए, वहाँ पे हिंदी नहीं बोलता कोई, नॉर्थ में आपको तमिल तेलुगु नहीं मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे समस्या दे रही थी।
देखिए, लोग एक दूसरे की भाषा नहीं सुन सकते हैं या एक दूसरे से जोड़ नहीं सकते हैं, जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते हैं। संविधान सभा में सभा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई और कई बार काफ़ी तानातनी पैदा हुई। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उसकी मुख्य भाषा इंग्लिश थी। इस चीज़ को याद रखना, संस्कृत या हिंदी मत कर देना। 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे आप लोग आसानी से समझ सकें। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी। हिंदुस्तानी भाषा जो थी वो क्या थी? हिंदी और उर्दू के मेल से थी, और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी। बहुत सी जो है संस्कृतियाँ इसमें समाई हुई थी। जैसे जैसे समय बीता, बहुत तरह के स्रोत से नए नए शब्द और अर्थ इसमें समाते गए और उसे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग समझने लगे थे। महात्मा गांधी को लगता था कि बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। वह हिंदू और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। मुसलमान बहुत बड़ी मात्रा में थे, बहुत बड़ी जनसंख्या में मुसलमान थे उस समय पे जब भारत विभाजन हुआ। आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो बांग्लादेश है और जो पाकिस्तान है वो पूरा भारत का हिस्सा था, और दोनों जगह ऑल टोटल मुसलमान थे, और भारत में भी मुस्लिम है अभी। तो बताइए कितना मुस्लिम होगा। तो हिंदी और उर्दू की मिक्स भाषा थी, उसको हिंदुस्तानी भाषा बोलते थे, है ना। लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। क्यों बदलेगी? मुसलमान कट के निकल गए, हिंदी जो है उर्दू का वर्चस्व कम हुआ यहाँ पे, तो धीरे धीरे भाषा चेंज होने लगी। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होती जा रही थी। एक तरफ से फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ हिंदी को पूरा जो है उर्दू शब्द हटा के संस्कृत निष्ठ बनाने में लगे थे। दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई। महात्मा गांधी जी कहते थे राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए, इसको पढ़ लेना, ये ब्लू कलर में बॉक्स दिया हुआ। देखिए, हिंदी की हिमायत। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.बी. धुलेकर आए, और आर.बी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हिंदी को क्यों? क्योंकि अधिकतर जनसंख्या वो तो हिंदी बोलती थी, है ना। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते हैं, धुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस भाषा की इस सभा की सदस्यता के पात्र ही नहीं है, यानी यहाँ पे बैठे ही ना। धुलेकर ने ये चीज़ बोल दी, उन्हें चले जाना चाहिए। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। बताइए, हंगामा खड़ा हो रहा था और धुलेकर को हिंदी में भाषण देने की पड़ी थी। आधे लोग तो वहाँ सभा में हिंदी समझ नहीं रहे थे, कोई मराठी का था, कोई जो है आपका गुजरात से था, एक दो लोग साउथ से होंगे, कुछ लोग, है ना। वो कहाँ से समझ लेंगे हिंदी भाषा। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्रवाइयों में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। धुलेकर पीछे नहीं हट रहे थे, ठीक है, हिंदी के पीछे पड़े हुए थे। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों को विरोधियों के बीच पैदा हो गई गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला विकसित कर दिया। क्या बोला इन्होंने? समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। डायरेक्ट हिंदी को राजभाषा नहीं बोला ना, राज्य भाषा बोला, राजकीय भाषा बोला, वो भी देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी। परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएं
इन्होंने राजकीय भाषा बनाया, है ना। तो राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। पहले 15 साल तक सरकारी, इस चीज़ को देखिएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्या था कि जो देखिए पहले 15 साल 1947 की बात कर रहा है, पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना होगा हमें, क्योंकि अधिकतर हमें अंग्रेजी आती है, जो हम ऑल टोटल समझते हैं सब लोग जितने। जैसे देखिए जो उधर पे सभा में लोग बैठे हुए थे वो सब लोग पढ़े लिखे हुए थे, पढ़े लिखे होने के कारण उन सबको इंग्लिश आती थी, है ना। तो पहले 15 सालों तक हमें जो काम करना होगा वो अंग्रेजी में ही करना होगा, हम हिंदी में नहीं कर सकते। हिंदी तो ऑल टोटल लोग यहाँ पे समझते नहीं है, कोई मराठी, कोई गुजराती, तो कोई बंगाली, कोई जाके साउथ तमिल तेलुगु मलयालम बोलता है। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। हर प्रांत की अपनी भाषा है, किसी की हिंदी, उत्तराखंड की बोले तो संस्कृत, साउथ में चले जाइए तमिल तेलुगु मलयालम मिलेगी वहाँ के राज्य की भाषा, है ना। अपने जो है प्रत्येक प्रांत यानी प्रत्येक राज्य अपने कामकाज अपनी क्षेत्रीय भाषा में कर सकता है। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत किया। राष्ट्रभाषा का मतलब था ऑल इंडिया की भाषा हो जाती है ना। इसलिए हिंदी को क्या बनाया गया, राजभाषा बनाया गया। इस चीज को याद रखिएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी। विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्व स्वीकृति समाधान पेश करने का प्रयास किया। धुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। हिंदुस्तानी भाषा जो है अकेली हिंदी नहीं थी। देखिए इन्होंने क्या बोला धुलेकर ने, महोदय इस बात पर मेरे से ज्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। ये महात्मा गांधी ने बोला है। इधर पे देखिए, बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर की इस बात करने के अंदाजे से काफी परेशानी हो रही थी। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोक कर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात जारी रखी। धुलेकर पीछे नहीं हट रहे थे, वर्चस्व का भय देखिए। धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए क्या कहा, देखिएगा। दुर्गाबाई ने क्या कहा, कहाँ की थी, मद्रास की थी, उनको मद्रासी बोलना आती थी, हिंदी कहाँ से बोल लेंगी। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवाद वाला मुद्दा बन चुका है। चाहे यह सही हुआ हो या गलत हुआ हो, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। ये चीज दुर्गाबाई ने बोली। देखिए, श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है। ये मद्रास की थी। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता तो मान लीजिए जो है ऑल टोटल इंडिया में वो राष्ट्रभाषा बन के रह जाती, और उसमें क्या होता कि जो राज्य की भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा में कामकाज होता है, वो नहीं हो पाता, आपको हिंदी में करना पड़ता। अब आप साउथ के साइड हिंदी किससे बुलवा लेंगे जाके, किसी को नहीं आती है। हिंदी के लिए हो रहे यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया कि दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा जाए। विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले गए, कक्षाएं चलाई गईं। अब इस सब का क्या नतीजा निकला, देखिए। दुर्गाबाई ने पूछा कि सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह
आक्रामकता देखकर सकते मैं हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, हिंदुस्तानी को किया था, ना कि हिंदी को, ठीक है। मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा है, उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा है। इसमें क्या था कि हर क्षेत्र की भाषा मिक्स थी। हिंदुस्तानी का मतलब है चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, उर्दू हो, हिंदी हो, या फिर आप बात करें बंगाली हो, है ना, या फिर आप बात करें मराठी हो, तो ये सारी भाषा मिला के इनको हिंदुस्तानी भाषा बोला जाता था। सब मिक्स थी भाषा। और अब क्या हो रहा था, हिंदुस्तानी के नाम पर धीरे धीरे इन शब्दों को हटाया जा रहा था। ये उर्दू के शब्द इनको हटा दो क्योंकि मुसलमानों का है, मुसलमानों के शब्द है ना। तमिल तेलुगु वाले शब्द उनको हटा दो, हिंदी भाषा बनाओ। हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी भाषा मतलब हिंदी भाषा बनाओ। तो ये चीज़ निकलती आ रही थी कि क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे हटाया जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी की समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित था। बिल्कुल, जब उनकी भाषाओं को आप लोग खत्म कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या थी, वो लोग भड़केंगे बिल्कुल। एक तो उनको बोलना नहीं आती हिंदी। जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। क्या कहा कि सम्मान की भावना रखनी चाहिए हमें हर भाषा के प्रति, हर संस्कृति के प्रति, हर धर्म के प्रति, हर धर्म के शब्दों, हर भाषा के शब्दों के प्रति। बंबई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। मद्रास के श्री टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ भी हो जाए एहतियात के साथ किए जाएं। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों के भय निर्धारित हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी गड़बड़ाहट रह जाएगी, है ना। उन्होंने कहा कि जब हम साथ रहना चाहते हैं तो एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए। मतलब एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना चाहिए, वरना राष्ट्र एक नहीं रहेगा, है ना। एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना चाहिए हम लोगों के बीच, और लोगों पर चीज़ें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। लोगों की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। ये चीज़ इन लोगों ने बोली। कई लोग आए। अब देखिए निष्कर्षता क्या निकली इस चीज़ को, देखिए इधर पर निष्कर्षता क्या निकली। भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना। उसके कई प्रावधान लेन देन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए। लेन देन से मतलब है कई देशों से हम लोगों ने कई संविधान की चीज़ें उठाई हैं। जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें देख लेना कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैरी की गई। उन पर सहमति तब तक इधर पर देखिए लेन देन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए थे। उन पर सहमति तब बन पाई जब सदस्यों ने दो विरोधी विचारों के बीच की जो है जमीन तैयार कर ली, परंतु संविधान के एक केंद्रीय अभिलक्षण पर काफ़ी हद तक सहमति थी। यह सहमति प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार देने पर थी। हर व्यक्ति मताधिकार दे सकता था इधर पर। इसके पीछे एक खास किस्म का भरोसा था जिसके पूर्व उदाहरण अन्य देशों के इतिहास में नहीं थे। दूसरे लोकतंत्रों में पूर्ण वयस्क मताधिकार धीरे धीरे कई चरणों में गुजरते हुए लोगों को मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वालों को ही मिलता था। संपत्ति रखने वाले केवल पुरुषों को मिलता था, औरतों को भी नहीं था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि पढ़े लिखे पुरुषों को मिला। पढ़े लिखे पुरुषों को इस विशेष वर्ग में शामिल किया गया, मतलब वोट देने के लिए। लंबे व कटु संघर्षों के बाद श्रमिक और किसान वर्ग के पुरुषों को मताधिकार देने को मिला। ऐसे अधिकार पाने के लिए महिलाओं को और लंबा संघर्ष करना पड़ा। हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या है, मतलब हमारे संविधान में डायरेक्ट लिख दिया गया था कि जो भी वयस्क है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, औरत हो, ठीक है, या पुरुष हो, सबको मताधिकार देने का अधिकार मिल चुका था स्टार्टिंग से ही। लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशन और अमेरिका की बात करें तो नहीं मिला, धीरे धीरे मिला। सबसे पहले उन लोगों ने अमीर वर्गों को दिया, फिर किसान वर्गों को, औरतों को बहुत बाद में मिला था। देखिए
अब दूसरी क्या विशेषता है हमारे संविधान की बहुत अच्छी, जो है धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कोई एक धर्म ना मानो आप, है ना, मतलब कोई एक धर्म जो है संविधान ने नहीं लिखा कि हम हिंदू धार्मिक हैं, हम मुस्लिम धार्मिक हैं। धर्मनिरपेक्षता बताया इसने। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं गाए गए हैं, परंतु संविधान व समाज को चलाने के लिए भारतीय संदर्भ में उसके मुख्य अभिलक्षणों का जिक्र आदर्श रूप से किया गया था। ऐसे मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के जरिए किया गया। विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता आपको 25 से 28 के अनुच्छेद में मिल जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब है आपको जो मन चाहे किसी भी धर्म के लिए कीजिए, जब मन चाहे किसी भी धर्म को मान सकते हैं, है ना, तो धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई। किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किसी भी धर्म का आप स्कूल खोल सकते हैं, किसी भी धर्म को जो है वो चंदा देना चाहते हैं तो आप चंदा दे सकते हैं, है ना, किसी भी धर्म को। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में मिले हुए हैं हमें, यानी हर संस्कृति को हमें सम्मान देना चाहिए। और देखिए हर संस्कृति से मतलब है, मान लीजिए जैसे बहुत अल्पसंख्यक वाली संस्कृति है तो उसके भी स्कूल खोले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो जनसंख्या बड़ी है और वो संस्कृति है तो तभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे, नहीं, हर संस्कृति का स्कूल आपको मिलेगा। अंग देखिए समानता के अधिकार, तो 14, 16 और आपके 17 में समानता के अधिकार दिए हुए हैं। समानता के अधिकार आपके बहुत प्रकार से हैं, इसको देखेंगे। राज्य के सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी और उन्हें हितैषी संस्था बनाए रखने का अधिकार भी दिया। राज्य ने अपने आप को विभिन्न धार्मिक समुदायों से दूर रखने की कोशिश की, मतलब राज्य किसी भी एक धार्मिक समुदाय का हिस्सा बन के नहीं बैठ जाएगा। और अपने स्कूल और कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाया, मतलब कोई स्कूल आपका ऐसा बन जाए कि मान लीजिए वो तो उसी धर्म के बच्चों को पढ़ाएगा, है ना, एक ही धर्म चलाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे स्कूलों पर रोक लगा दी। सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध ठहराया, धर्म के आधार पर रोजगार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर धार्मिक समुदायों से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के लिए कुछ कानूनी गुंजाइश रखेंगे। इसी वजह से अस्पृश्यता पर कानूनी रोक लगाई गई, छुआछूत पर रोक लगाई गई, जो सबसे मेन मुद्दा था छुआछूत वाला। कानूनी रोक लग पाई और इसी कारण से व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कानूनों में परिवर्तन हो पाए। भारतीय राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं रहा। हमने दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण फासला बनाने की कोशिश कर दी। देखिए संविधान की बात करें, संविधान सभा के विवादों में हमें यह समझ आती है कि संविधान के निर्माण में कैसी कैसी विरोधी आवाज़ें उठी और कैसी कैसी मांगें आईं। ये चर्चाएं हमें उन आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में बताती हैं जिनका जिक्र संविधान के निर्माताओं ने किया, परंतु इन विवादों को समझने में हमें याद रखना चाहिए कि आदर्शों को विशेष संदर्भों के मुताबिक बदला गया। इसके अलावा ऐसा भी हुआ कि सभा के कुछ सदस्यों ने 3 वर्षों में हुई चर्चाओं के साथ साथ अपने विचार ही बदल डाले। कुछ सदस्यों ने दूसरों के तर्कों के प्रकाश में अपनी समझ बदली और खुले दिलो दिमाग से काम किया। कुछ अन्य सदस्यों ने आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार बदल डाले। तो किसी ने दिमाग बदला अपना, किसी ने सोच बदली, किसी ने जो है उस संविधान में ही क्या किया, उसमें ही हमने चीज़ों का बदलाव किया, है ना। तो ये इस प्रकार से चीज़ें चलती गई और चीज़ें बदलती गई। अब देखिए यहाँ से चैप्टर आपका समाप्त है। काल रेखा देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, इंपोर्टेंट दी हुई है, तारीखें दी हुई हैं, तारीखें पूछता है यहाँ से, जो ये तारीखें मुख्य लिखी हुई हैं ये पूछते हैं एग्जाम में। चलिए यहाँ पे चैप्टर आपका समाप्त होता है। चैप्टर समाप्त होने के साथ साथ यहाँ पे आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री समाप्त हुआ क्लास 12 का। चलिए अब कल से पॉलिटी देख लेंगे। मिलते हैं कल पॉलिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।